आपको एक बात ध्यान रखना होगा क्या कि आपको रिएक्टिव सीरीज याद होना चाहिए। और हाँ, एक बात और, हम 2 प्रश्न ऐसे बताएंगे इसमें सोल्व कराने वाले हैं। 2 प्रश्न ऐसे हम बताएंगे जो माने हर साल पूछता ही पूछता है, बात समझ रहे? तो उसको हम अंत में बताएंगे, तो आप शुरू से देखते चलिए ताकि आपको जो है ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, चलो। तो चैप्टर नंबर कौन सा है? ये चैप्टर नंबर आपका 2 है, क्लास 10th का, केमिस्ट्री का, यानी रसायन विज्ञान का। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 नंबर में किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? अम्ल तथा भस्म के साथ धातुओं की अभिक्रिया कराते हैं। अम्ल तथा भस्म, अम्ल तथा भस्म के साथ धातुओं की अभिक्रिया। किसका अभिक्रिया बाबू लोग? धातुओं की अभिक्रिया। ओके, चलिए। तो ये आपका 1 नंबर जो है ना क्या हो गया? हेडिंग हो गया। तो देखो, सबसे पहले एक बात हम लोग को देखना क्या है कि हम लोग अगर अम्ल के साथ ठीक है, अम्ल के साथ जो है ना, अम्ल तथा भस्म के साथ जो है ना धातु का अभिक्रिया हम लोग करते हैं तो कौन चीज़ का निर्माण होता है? तो याद रखना, जब आप धातु को अम्ल या भस्म के साथ अभिक्रिया करोगे ना तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। यानी पहले तो लवण बन जाएगा, दूसरका में जो है ना आपको H2 यानी हाइड्रोजन गैस क्या होगा? मुक्त हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो। तो कौन सा ऐसा अभिक्रिया है? तो चलो हम लोग अभिक्रिया को देख लेते हैं थोड़ा क्या। तो देखो, अभिक्रिया में हम लिखते हैं जेडिन धातु है कि नहीं, फेरस धातु है कि नहीं? बिल्कुल धातु है। तो चलो हम लोग फेरस को लेते हैं। Fe को हम क्या करते हैं? HCl में डालते हैं, यानी अम्ल है। Fe को अभिक्रिया हम माने धातु को अभिक्रिया हम अम्ल के साथ अभी कराते हैं, भस्म का नहीं करा रहे हैं। ये धातु है आपका और ये आपका अम्ल है। धातु के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो देखो क्या निकल के आ रहा है। तो देखो Fe से जो है ना हमारा FeCl2 बन जाएगा। Fe से जो है हमारा क्या बन जाएगा? FeCl2 बन जाएगा, कन्फर्म है। ठीक, अब देखो तो लिखो FeCl2 प्लस ये जो आपका हाइड्रोजन है विस्थापित हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या है? विस्थापित हो जाएगा। चलो, तो ये जो Cl2 जो हुआ आपका, ये बाबू लोग लवण हुआ। ये क्या हुआ? लवण हुआ। और ये जो हुआ ना ये आपका क्या हुआ? गैस हुआ, हाइड्रोजन गैस हुआ। ओके, चलो। और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल एक और देख लेते हैं। जैसे मान लो जेडिन भी तो एक धातु का ही रूप है। तो जेडिन को हम क्या करते हैं? H2SO4 में कराते हैं। HCl में करा सकते हो। H2SO4 में हम जब कराते हैं अभिक्रिया तो देखो जेडिन जो है ना SO4 के साथ जो है ना क्या होगा? मिल जाएगा। क्योंकि जेडिन इसलिए मिल जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा जो है ना क्रियाशील कौन है? जेडिन। तो हाइड्रोजन को जो है ना लात मार के बिलगा देगा, कहेगा तुम हटो, हमारा जो है ना जगह पर से। तो देखो जैसे जेडिन जो है ना SO4 के साथ मिलेगा तो ये जो है बन जाएगा आपका ZnSO4। ZnSO4 प्लस ये जो आपका H2 है, H2 ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, यानी गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। ओके, तो आपका ये जेडन जो है SO4 जो है इधर लवण हो गया। ये कथी हो गया बाबू लोग? लवण हो गया। आई आपका तो क्या हो गया? गैस हो गया। ये क्या हो गया? गैस हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, चलो। तो ये अभिक्रिया को आप लोग उतार सकते हो। चलो, अब देखो, अब हम लोग ये जो था सब अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे थे। हम कथी के साथ करा रहे थे? अम्ल के साथ करा रहे थे। देखो ना, किसके साथ करा रहे थे? अम्ल के साथ करा रहे थे कि नहीं? देखो ये अम्ल के साथ हुआ। अब जो है हम लोग देखेंगे भस्म के साथ। किसके साथ? भस्म के साथ। भस्म लिख दे यहाँ पर ताकि बुझाएगा। भस्म के साथ। किसके साथ? भस्म के साथ। चलो, तो अभिक्रिया हम लोग भस्म के साथ करते हैं तो किससे कराना है? धातु से नहीं। तो धातु जेडन धातु है तो जेडन ले लेते हैं। और कोई क्षारीय पदार्थ बोलो, यानी भास्मिक पदार्थ, तो NaOH। जब इसको जो है ना हम अभिक्रिया कराएंगे, जब इसको अभिक्रिया हम लोग कराएंगे तो Na जो है जेडन के साथ अभिक्रिया हो जाएगा, माने उसके साथ मिल जाएगा जेडन। वो तो आइए जाएगा, वो आ जाएगा इधर, तो यानी ये हो जाएगा और ये हाइड्रोजन तो बाहर निकल ही जाएगा। चलो,
ये हो गया आपका अभिक्रिया। ओके, यहाँ पर 2 लिख दो ताकि संतुलित हो जाए। चलो, यहाँ पे हो गया ये आपका अभिक्रिया। तो ये जो है आपका क्या है बच्चों, तो ये आपका लवण है। ये क्या है आपका, ये आपका लवण है। ये आपका क्या है, तो ये आपका गैस है। अब कहोगे सर एक बात समझ नहीं आ रहा है कि NaZnO2 कैसे कैसे लिख दे रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये कहाँ से ही चला रहा है। तो बाबू लोग लेक्चर देखो ना, चैप्टर नंबर 1 में ही हम लोग आपको पढ़ा दिए हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये विस्थापित हो जा रहा है, ये विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये सब हम पढ़ाए हुए हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये सब पढ़ाए हुए हैं। बात समझ में आ रहा है। हाँ, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, उदासीनीकरण, ये सब पढ़ा दिए हैं, जाकर देखो। और जो है ना समीकरण बनाने का तरीका भी बताए हैं कि किस पे कितना जो है ना चार्ज होगा, ये सब इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह निकालने का सब बता दिए हैं। लेक्चर जाकर देखो ना उसको, अभी इसमें बताएंगे तो लंबा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, चलो आगे देखते हैं। एक और अभिक्रिया कर लेते हैं। एल्युमिनियम भी तो अभिक्रिया, एल्युमिनियम भी तो हमारा ये क्या है, धातु ही है। एल्युमिनियम के साथ हम कोई एक क्षारीय पदार्थ ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं। जब NaOH को लीजिएगा तो ये जो है ना अभिक्रिया जब करेगा तो ये जो है Na के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, AlON के होल ट्वाइस की होल थराइस होगा ना, 1 2 3 होगा जी, सॉरी, होल थराइस है ना, प्लस H2 तो बाहर निकल जाएगा। अब इसको संतुलित करना है, तो संतुलित कैसे करोगे, तो संतुलित करने के लिए आप 3 यहाँ लगा दीजिए, संतुलित करने के लिए 3 यहाँ लगा दीजिए या 2 यहाँ लगा दीजिए। यहाँ भी कुछ लगेगा ना जी, 3 दूना 6, यहाँ पे 6 लगा दीजिए। आपका जो है ये संतुलित लगभग हो गया। चलो ठीक, अब ये जो आपका बना है ना, ये आपका लवण बना है, ये आपका बना है ना, ये आपका गैस बना है। इस सब को उतारते जाओ, बहुत जो है इम्पोर्टेंट है ये सब, हम इसमें बताएंगे कि कौन आने वाला है। ओके, चलो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे दूसरा का, धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया, माने धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया। धातुओं के कार्बोनेट यानी CO3 की बात कर रहे हैं, धातु के कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट यानी इसका HCO3 का बात कर रहा है, बाई कार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया, अम्लों की अभिक्रिया। ओके चलो, तो ये हो गया हेडिंग। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोनेट से कर लेते हैं। तो कार्बोनेट से हम लोग करते हैं, जैसे धातु उसमें जरूर होना चाहिए। तो जैसे जिंक भी तो धातु है, तो ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट हो गया। जिंक कार्बोनेट को अम्ल से हम करते हैं, तो H2SO4 अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसको जब अभिक्रिया हम करेंगे तो जो है ना, ये जो है ना Zn जो है SO4 के साथ मिल जाएगा, Zn जो है SO4 के साथ मिलकर ZnSO4 बना देगा, ZnSO4 बना देगा। उसके बाद जो है ना इसका एक भाग इसके साथ मिल जाएगा, ये H2O बना देगा। ये 2 भाग तो हेले है, एक भाग इधर से आ जाएगा तो H2O, और प्लस में ये आपका ये जो CO3 था एक भाग, वो जो है ना वो H2O के साथ, H2 के साथ चला गया, तो ये बचा CO2। यानी कहने का तात्पर्य हमारा ये हुआ कि कौन कौन से पदार्थ बनता है, तो ZnSO4 बन रहा है, जो एक प्रकार से देखा जाए तो लवण है। ये क्या है, लवण का रूप है। ये CO2 जो बन रहा है, ये एक प्रकार से देखा जाए तो गैस का रूप है। ये आपका H2O बन रहा है, तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये जल का रूप है। ये एक प्रकार से कहती है जल का रूप है। ओके चलो, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बाइकार्बोनेट का। तो हम लोग क्या करते हैं, सोडियम को साथ में बाइकार्बोनेट को ऐड करते हैं, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हम जो है ना HCl का अभिक्रिया अगर करते हैं
किसका अभिक्रिया करते हैं, HCl का अभिक्रिया करते हैं, तो ये आपको बाबू लोग क्या मिलता है, तो ये आपको जो है ना पहले अभिक्रिया कराइए, तो Na को जो है ना Cl के साथ कर देते हैं, तो ये बन जाएगा NaCl प्लस जल तो बनेगा ही और साथ में CO2 का निर्माण हो रहा है। चलो, तो यहाँ पे ये जो बना ये आपका लवण है, ये तो गैस है और ये जल है, सबको पता है। ये आपका जो है ना एक क्षारीय धातु है, यानी धातु का ऑक्साइड कह सकते हो, बाइकार्बोनेट से धातु का, तो यानी इसको कथी कहेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको क्या कहेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट। ओके, चलो ये हो गया आपका क्लियर। चलो अब देखते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे CO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जो है ना HCl से हम लोग करते हैं, तो ये आपका जो है ना बनेगा ये बनेगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ओके, चलो ये हो गया। इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, इसको कैल्शियम क्लोराइड कहेंगे, इसको जो है ना जल कहेंगे, इसको गैस कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलो यहाँ तक हमारा जो है ना टोटली क्लियर हो गया कार्बोनेट का बात हम लोग का जो है ना यहाँ पे फाइनल। अब हम लोग देखेंगे अगला अभिक्रिया, हम लोग क्या देखेंगे ये समझो। तीसरा अभिक्रिया देखेंगे अम्ल एवं क्षार के अभिक्रिया जल से। तीसरा अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया जल से। चलो, तो ये क्या बनाएगा ये क्या बनाएगा, सबसे पहले देखो इसको लिखो तो VVI मतलब ये जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आना है तो आना है, हम बोले थे ना कि हम बताएंगे, बता दिए। चलो, तो हम लोग अभिक्रिया करते हैं, मान लीजिए कि HCl के साथ हम लोग जो है ना अम्ल है, इसके साथ जल का अभिक्रिया हम लोग करते हैं, तो ये जो है ना H3O और Cl तो इधर छंटिए जाएगा, ये बन गया। अब प्लस में तुम्हारा उष्मा का निर्माण कर देता है, प्लस में क्या, उष्मा का निर्माण आप लोगों का ही कर देता है। ओके, चलो तो यहाँ पे लिख दो उष्मा। आगे देखते हैं अगला अभिक्रिया, जैसे ZNO को हम क्या करते हैं H2SO4 में मिलाते हैं, तो ये आपका ZnSO4 बन जाता है और साथ में जल का निर्माण हो जाता है। ये हम लोग कथी से कर रहे हैं, धातु से कर दिए। हम लोग कथी करना है, अम्ल से ना करना, अम्ल एवं क्षार, सॉरी हम लोग धातु से कर दिए। अम्ल से करना है और क्षार से करना है, जल से अभिक्रिया। तो ये अम्ल से हो गया, अम्ल के साथ हम लोग कर लिए। अब लोग थोड़ा क्षार से चले, चलो क्षार से चलते हैं। HNO3 उसके बाद जो है ना H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये बनेगा H3O, यहाँ पे प्लस चार्ज होता है, ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद जो है ना NO3 माइनस चार्ज प्लस उष्मा। ओके, चलो आगे देखते हैं। फिर एक और एग्जांपल जो है ना ले लेते हैं, H2SO4 को अगर जल से हम कराते हैं, H2SO4 क्या है, तो अम्ल है, H2SO4 को जब कराते हैं तो H3O प्लस यहाँ पे जो है ना SO4 बनेगा और साथ में यहाँ पे 2 माइनस चार्ज होता है, प्लस उष्मा का निर्माण कर देगा। ओके, चलो अगला देखते हैं, इम्पोर्टेंट था जी। चलिए अगला देखते हैं, धातु के ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। बोले ना 2 से 3 को बताएंगे तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो लगातार आएगा ना वो सब इम्पोर्टेंट है यहाँ, ठीक है। तो धातु के साथ एक मिनट, धातु के ऑक्साइड की
धातु के ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया। ओके चलो तो Cu ये जो है धातु का ऑक्साइड है, Cu तो आपका धातु हो गया, ये ऑक्सीजन लग गया तो ऑक्साइड हो गया, प्लस अम्ल के साथ अभिक्रिया तो H2SO4, जब आप अभिक्रिया करोगे तो CaSO4 बन जाएगा, प्लस जल तो निकलेगा ही। तो इसमें क्या जल का निर्माण हो रहा है, और साथ में जो है ना आपका एक अम्लीय विलयन की तरह दिख रहा है। अगर अगला देखें हम, जिंक ऑक्साइड को लेते हैं और H2SO4 में ही डालते हैं तो ये क्या निर्माण करके दे रहा है, ZnSO4, जो एक धातु अम्ल धातु के रूप में है, ये साथ में है जल, ये आपका आइए गया ना। अगर दूसरा ले एग्जाम्पल CaO कैल्शियम ऑक्साइड HCl के साथ लेते हैं तो ये क्या होगा, CaCl2 हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा, प्लस जल बन जाएगा। संतुलित करना है तो यहाँ 2 लिख दो और हो गया ये संतुलित पूरी तरह से, हो गया। ये भी इम्पोर्टेंट था। चलो अगला देखते हैं 5वां, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तो और ही इम्पोर्टेंट है। उदासीनीकरण अभिक्रिया तो पूछता ही है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है ये पूछता ही है। चलो तो अम्ल के साथ क्षार कहो तब चाहे भस्म की अभिक्रिया, ये 110% आएगा तो आएगा, याद रखना सब। इसमें जो है ना आपका लवण बनेगा और साथ में जल का निर्माण होता है। ओके चलो तो एक अभिक्रिया के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे HCl हम लेते हैं जो कि अम्ल है, NaOH लेते हैं जो कि क्षार है, जब ये बनेगा तो NaCl बनेगा, साथ में जल बनेगा। कैसे बनेगा, तो Na जो है ना Cl के साथ मिल जाएगा, I जो है ना OH के साथ मिल जाएगा, क्योंकि Na प्लस Cl माइनस होता है, Na प्लस Cl माइनस होता है, Na प्लस Cl माइनस होता है। ये आपका हाइड्रोजन प्लस चार्ज होता है, ये आपका माइनस चार्ज होता है हाइड्रोक्साइड। तो प्लस माइनस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस प्लस के साथ हो जाए तो इस पर चार्ज बैठेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज नहीं बैठाना है, चाहे नहीं बैठाना तो उसे मतलब नहीं है। ओके चलो ये आपका जो है ना इसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण रिएक्शन इसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ तक आपका जो है ना पूरी तरह से क्लियर हो गया, आपका सिलेबस पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो कल के वीडियो में हम जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसके आधार पे क्वेश्चन बनता है, जितना भी अभी तक लेक्चर दिए ना उसके आधार पर सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ओके उसमें से आना तय है, उस चैप्टर में से 2-3 क्वेश्चन आता है तो वो ऐसे क्वेश्चन हम बताएंगे जो आना तय है, और साथ में सोल्व भी करेंगे, बताएंगे भी कैसे कैसे होता है। तो मिलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।